हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में जो क्लास 10th का विज्ञान का पाठ का नाम है दोस्तों प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर को जो अपवर्तन टॉपिक है दोस्तों पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको एक एक टॉपिक को बता देंगे। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोस्तों आपको नोट्स भी देंगे और यह भी बताएंगे दोस्तों प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। कुछ भी रटना नहीं है दोस्तों, एक एक टॉपिक को हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो ध्यान से समझते चलिएगा। वीडियो में आपको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उस व्हाट्सअप पे जब आप एसएमएस करेंगे तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में आपको नोट्स भी मिलता रहेगा, सभी नोट्स आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से तैयारी हम करवा देंगे। तो एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए पाठ का नाम क्या है दोस्तों, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा, प्रकाश का परावर्तन। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम आपको इसको पढ़ के बता दे रहे हैं, उसके बाद बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देंगे। देखिए लिखा है, जब प्रकाश किसी कांच से टकराता है तो टकराने के बाद प्रकाश वापस लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बना है यह क्या है, कांच है। क्या है दोस्तों, कांच है। और यहाँ से जब यह टार्च मारा गया, यानी यहाँ से जब लाइट आ रहा है, क्या दोस्तों, जब यहाँ से टार्च लाइट आ रहा है तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पे लाइट टकरा रहा है, टकराने के बाद क्या हो रहा है, वापस ऐसे चला जा रहा है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि जब प्रकाश इधर से आ रहा है फिर यहाँ से चला जा रहा है। तो जब प्रकाश आता है और किसी पालिशीदार तल से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो इसी जो लौटने की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ज्यादा टेंशन मत लीजिए दोस्तों, हम बस आपको क्या बताए हैं, जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो या टॉर्च का प्रकाश हो, कोई भी प्रकाश किसी शीशा से टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, वापस लौट जाता है। क्या होता है दोस्तों, यह वापस लौट जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इसी चित्र को हम यहाँ पे आपको बना के समझा दे रहे हैं। ऐसे यह क्या है, मान लीजिए ऐसे यह क्या बना दिए दोस्तों, हम एक दर्पण बना देंगे। मान लेंगे यह क्या है, दर्पण है। दर्पण यानी शीशा जिसमें हम चश्मा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक टार्च मारेंगे तो प्रकाश ऐसे आएगा और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया ना दोस्तों कि यह क्या है, आ रहा है प्रकाश ऐसे आ रहा है यह वाला, और फिर यहाँ पे टकरा रहा है, टकरा रहा है ना, टकराने के बाद ऐसे चला जा रहा है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसको क्या कहेंगे, जो यह प्रकाश किरण आ रही है इसको क्या कहेंगे दोस्तों, आपतित किरण। जो आ रही है उसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिया है आपतित किरण। यह क्या है दोस्तों, आपतित किरण, इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरण। अब यहाँ से टकराने के बाद यह जो किरण परावर्तित हो रही है, यानी जो वापस लौट जा रही है, उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। यह क्या हो, इसका नाम क्या रहेगा, आपतित किरण। और जो यह जा रहा है इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। किरण का मतलब जो प्रकाश आ रहा है उसी को किरण कहते हैं। तो जो आ रहा है उसे आपतित किरण यानी आने वाली प्रकाश, जो जा रहा है उसको परावर्तित किरण यानी जाने वाली प्रकाश। किरण का मतलब प्रकाश ही होता है। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, परावर्तित किरण। इतना समझ में आ गया दोस्तों। हम केवल क्या बताएं आपको कि जो यह प्रकाश किरण आ रही है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, लिखते हैं। और जो जा रही है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। बस इतना ही आपको समझना है, ज़्यादा कुछ रटना नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक ऐसे अभिलंब बना देंगे, ऐसे एक बीचों बीच, मतलब सीधा एक खींच देंगे, लकीर या चिन्ह आप जो भी कहते हैं, या रेखा ऐसे खींच देंगे। और इसका नाम क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिए, इसका नाम रहेगा अभिलंब। क्या दोस्तों, अभिलंब। तो यह क्या हो गया दोस्तों, अभिलंब। इसमें हमको क्या समझना है, तीन टॉपिक। पहला यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, और यह अभिलंब। बाकी कुछ नहीं समझना। इतना समझ में आ गया दोस्तों, बस इतना ही समझना भी है। अब देखिए दोस्तों आगे आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन से, चलिए हम जान लेते हैं। पहला क्या नियम है, देखिए पहला नियम है आपतित किरण। क्या दोस्तों, पहले क्या है, आपतित किरण। तो इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। फिर आगे लिखा है परावर्तित किरण। तो यह क्या है दोस्तों,
परावर्तित किरण, इतना समझ में आ गया। तथा आपतन बिंदु, अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आया है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जहां यह प्रकाश आ रही है ना, इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, क्योंकि प्रकाश यहीं पे आ रही है, यानी आपतित हो रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभी हम आपको बताएं अभिलंब कौन है। जो यह है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। देखिए ऊपर लिखे भी हैं यह अभिलंब। तो अभिलंब कहाँ खींचा गया है? आपतन बिंदु पर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं का मतलब तीनों एक ही जगह होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? आपतित किरण, देखिए आपतित किरण भी यहाँ पे है, परावर्तित किरण भी यहीं पे है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। यह अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर खींचा गया जो यह अभिलंब है, यह क्या है? तीनों एक ही तल में होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। क्या है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम समाप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों इसका दूसरा नियम क्या है, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम जानने से पहले कुछ टॉपिक यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यह है आपतित किरण और यह है अभिलंब, तो इन दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है, कोण यानी एंगल ऐसे बन रहा है, तो इसका हम लोग नाम दे देंगे दोस्तों आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपतन कोण। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? आपतन कोण। यह क्या हो गया? आपतन कोण। ठीक। अब फिर यहाँ पे देखिए यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब के बीच भी कुछ कोण बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? परावर्तन कोण। क्योंकि यह परावर्तित किरण है, तो और परावर्तित किरण है तो कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन कोण। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परावर्तन कोण। ध्यान से समझिए दोस्तों, हम आपको केवल क्या बताए हैं? आपतन कोण। इसको कहेंगे जो आपतित किरण है इसके साथ बना कोण को आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण वाला कोण, जो परावर्तित किरण है उसके साथ जो कोण बन रहा है उसे कहेंगे परावर्तन कोण। केवल हम इतना ही बताए हैं, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए इसका दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण। यह क्या हो गया दोस्तों? यह है आपतन कोण। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तथा परावर्तन कोण, यह क्या है दोस्तों? परावर्तन कोण यह है, तो यह परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जो यह आपतन कोण है और परावर्तन कोण है दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम समाप्त हो गया। अब उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को ध्यान समझिए। दर्पण का मतलब क्या होता है दोस्तों? शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण। लेकिन यहाँ पे क्या है? गोलीय शब्द आ गया है, तो दर्पण दर्पण ही रहेगा, लेकिन जब गोलीय शब्द आ गया है तो यानी वह दर्पण क्या होगा? गोल होगा। अब बात आती है दोस्तों कि गोलीय दर्पण कैसे होगा। समतल दर्पण क्या होता है? ऐसे बराबर होता है, लेकिन देखिए गोलीय दर्पण एक चम्मच है ना, ऐसे होता है। देखिए ये जैसे गोल है, ऐसे गोल टाइप का है ना दोस्तों। देखिए यहाँ से सीधा ना, ये क्या है? राउंड है तो गोल है, तो इसी प्रकार होता है गोलीय दर्पण। जैसे इसमें हम अपना चेहरा देखते हैं इस तरफ, और इसको ऐसे हम बनाएंगे, तो यह क्या है दोस्तों? गोलीय दर्पण ऐसा ही होता है, सेम टू सेम, क्योंकि यह दर्पण है और यह क्या है? बीच में दबा हुआ है, तो यह हो जाएगा गोलीय दर्पण। अब बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय, गोलीय का मतलब गोल हो या वक्रीय हो, वक्रीय का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। तो यह देखिए क्या है? अंदर की तरफ दबा है तो यह क्या है? टेढ़ा है। तो यह क्या है? टेढ़ा है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब समझिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। जिधर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे मतलब हम जिस तरफ शीशा के जिस तरफ अपना चेहरा देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, क्या है उसे हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखिए 2 प्रकार का होता है, तो पहला है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले समझेंगे अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ,
परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिधर हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। मान लीजिए इसमें हम क्या करेंगे, इधर से अपना चेहरा देखेंगे। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या दोस्तों, अंदर की तरफ। तो देखिए ये जो चम्मच है आपका वह क्या है, यह अंदर की तरफ दबा हुआ है ना। तो जो अंदर की तरफ दबा है तो इसका चित्र कैसे बनेगा, ऐसे। देखिए हम इसका चित्र यहाँ पे बना रहे हैं, तो इसका चित्र ऐसे बनेगा। यह क्या है, अंदर की तरफ ऐसे दबा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, ऐसे जो दर्पण होगा उसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। तो देखिए हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर की ओर वक्रित होगा यानी इधर, इसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। बस आप इतना समझ लीजिए, याद नहीं करना है दोस्तों, बस आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। याद किसी को नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा आपको समझना है। अगला है दोस्तों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रीय हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बाहर की तरफ कैसे होगा, मान लीजिए जो यह है इसको समझिए बाहर की तरफ, ये हो जाएगा बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ है ना, इधर देखिए, या तो अंदर की तरफ है लेकिन इधर करेंगे तो क्या है, बाहर की तरफ। तो इसका चित्र ऐसे बन जाएगा, कैसे, ऐसे बन गया ना ऐसे, क्योंकि यह बाहर की तरफ बकरी है, बकरी है यानी टेढ़ है। तो यह हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आपको समझ में आ गया। बस आपको बस समझना है कि जो अंदर की तरफ हो ऐसे उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, और जो बाहर की तरफ बकरी हो इधर उसे हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। बस आपको इतना समझना है। अब देखिए दोस्तों कुछ इसका महत्वपूर्ण बिंदु आपको सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है। तो देखिए इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। पहला इसका महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों ध्रुव, यानी ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जो यह गोलीय दर्पण है दोस्तों, यह क्या है, दोनों गोलीय दर्पण है, एक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, लेकिन है तो यह गोलीय है ना। तो इसके मध्य बिंदु पर, इसका मध्य बिंदु यह है और इसका मध्य बिंदु यह है। तो इसकी बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं दोस्तों, P से प्रदर्शित करते हैं। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, P। मध्य बिंदु का मतलब हो जाएगा जो यह दर्पण है इसके बीचों बीच का पॉइंट। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण, क्या दोस्तों, जो यह गोलीय दर्पण है जिस गोले का भाग होता है, मान लीजिए ऐसे सपोज, मान लीजिए एक ऐसा गोला मान लेंगे हम लोग, ऐसे गोला मान लेंगे ना, इसको भी एक ऐसे गोला मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे कि यह एक ऐसे गोल होगा। तो जिस गोले का भाग होगा, मान लेंगे कि इस गोले का भाग है, ऐसे ये गोला था इसका यह एक भाग है। तो जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या दोस्तों, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए केंद्र का मतलब क्या होता है, केंद्र का मतलब जो यह पूरा गोल है इसके बीच का एक पॉइंट, इसी को हम लोग कहेंगे केंद्र। इसका भी एक बीचों बीच पॉइंट, इसको हम लोग कहेंगे केंद्र, और इसे C से प्रदर्शित करेंगे। इसको क्या करेंगे दोस्तों, C से प्रदर्शित करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बताया दोस्तों, ध्यान समझिए हम आपको क्या क्या बताएं। सबसे पहले बताएं ध्रुव, तो दर्पण के मध्य बिंदु, यह हो गया दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी यह बिंदु P है, इसको, इसमें भी यह ध्रुव है और बिंदु P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद हम बताएं दोस्तों वक्रता केंद्र। तो यह एक ऐसे मान लेंगे गोला होगा और इसके बीच के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे का टॉपिक है दोस्तों वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव, क्या दोस्तों, यह है दर्पण के ध्रुव और इसका यह है दर्पण का, यह दोनों दर्पण का ध्रुव, तथा वक्रता केंद्र, यह हो गया ध्रुव तथा यह वक्रता केंद्र और यह इसका वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसके किसके, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, यही ना है ध्रुव, यह है ध्रुव और यह है वक्रता केंद्र। तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आपको याद नहीं करना है, बस समझना है। यह क्या है दोस्तों, इसका नाम ध्रुव है, इसका नाम है वक्रता केंद्र और इसको हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। बस आपको समझना है। अब आप इसमें बताइए इस पॉइंट को क्या कहेंगे दोस्तों, ध्रुव कहेंगे। फिर दोस्तों इस पॉइंट को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, इस रेखा को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। बस केवल आपको इतना समझना है, याद नहीं करना है।
अब आगे का टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं यह समझना है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव, यह हो गया दर्पण के ध्रुव, तथा वक्रता केंद्र, यह हो गया वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या दोस्तों? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यह हो गया दर्पण के ध्रुव, यह हो गया वक्रता केंद्र से होकर ऐसे जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। और यहाँ पे भी समझ लीजिए, यह हो गया दर्पण के ध्रुव और यह हो गया वक्रता केंद्र। ऐसे होकर ऐसे जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, हम आपको क्या समझाया। यह है दोस्तों अवतल दर्पण और यह है उत्तल दर्पण। इस बिंदु को हम लोग कहेंगे ध्रुव, क्योंकि यह दर्पण के मध्य बिंदु है। यहाँ पे भी यह दर्पण के मध्य बिंदु है, इसको कहेंगे ध्रुव। इस पॉइंट को कहेंगे हम दोस्तों वक्रता केंद्र, क्योंकि यह एक गोला है, उसके बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसके केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको भी कहेंगे वक्रता केंद्र। इन दोनों को सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद टॉपिक आएगी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? जो यह ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, केवल इतना दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे भी इतना दूरी को हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो वक्रता, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, यानी इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली ऐसे सीधी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ पे भी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। इतना समझ में आ गया दोस्तों? अब दोस्तों हम इसके आगे का टॉपिक आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बताएंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। इस टॉपिक को दोस्तों याद नहीं करना है, क्योंकि इसका उपयोग जो आगे का क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों उसमें है। केवल इसका उपयोग है, जो आगे हम बताएंगे यहाँ से डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इसको दोस्तों थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। तो हम आपको समझा देंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसे। यह हो गया दोस्तों अवतल दर्पण। अब देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण पे यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक। और यहाँ पे क्या होता है? वक्रता केंद्र सी होता है। और एक ऐसे होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष, जो हम आपको पहले बताए हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक। अब देखिए इसमें, देखिए आप लिखा क्या है, ध्यान से समझिए और वैसे वैसे हम आपको समझाते जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर, या क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। अब देखिए प्रकाश किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? टार्च ऐसे बारेंगे, तो मुख्य अक्ष के क्या होगा? समांतर आएगा, क्योंकि यही है मुख्य अक्ष। तो यहाँ से टार्च बारेंगे तो प्रकाश ऐसे आएगा। ठीक। और यहाँ पे टकराएगा। शीशा है तो प्रकाश टकरा कर इधर वापस आएगा, लेकिन देखिए वापस कैसे आएगा? आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से, यह प्रकाश किरण जो आ रही है वह प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, जो यह अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे लिखा है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी यहाँ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है। अब यहाँ से क्या होगा? टकराने के बाद प्रकाश ऐसे चला जाएगा। तो टकराने के बाद जब ऐसे आ जाएगा तो मुख्य अक्ष के, क्या लिखा है? टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है। अब देखिए दोस्तों, आप मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर मिल रही है? तो यह है मुख्य अक्ष, और यह है जो परावर्तित किरण आ रही है, तो इस बिंदु पर मिल रही है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो इसी बिंदु पर मिल रही है तो इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। और इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या करते हैं? यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो बस आपको इतना समझना है दोस्तों कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएंगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उससे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। बस आपको इतना समझ लेना है कि यहाँ पे एक बिंदु होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो यह क्या हो गया दोस्तों? अवतल दर्पण का हो गया। अब हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? उत्तल दर्पण बना लेंगे। यहाँ पे एक बिंदु P हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा, और एक ऐसे वक्रता केंद्र C हो जाएगा।
फिर और एक ऐसे मुख्य अक्ष हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। इसको ध्यान से समझिए दोस्तों, इसमें क्या क्या होगा। देखिए क्या है इसमें भी क्या होगा दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगा। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग टॉर्च मारेंगे तो ऐसे प्रकाश किरण आएगा। अब देखिए दोस्तों, यह ऐसे बकरी तो यहाँ से प्रकाश जब परावर्तन होगा तो प्रकाश ऐसे आएगा नहीं, यह ऐसे चला जाएगा। प्रकाश यहाँ से टकराने के बाद ऐसे वापस लौट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। यह क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। यहाँ तक प्रकाश आ रही है, इस प्रकार परावर्तित होती है। यह क्या हो गया है? परावर्तित हुआ है। तो इस प्रकार परावर्तित होती है कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब आप यहाँ से जब देखेंगे तो क्या प्रतीत होगा? यह ऐसे आ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो सीधा क्या प्रतीत होगा? देखेंगे तो सीधा ऐसे प्रतीत होगा। तो क्या होगा? केवल प्रतीत होगा। यहाँ पे लिखा है प्रतीत होती है। केवल क्या होती है? मुख्य अक्ष के, यह मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या दोस्तों? जिस बिंदु से, तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस इधर होता है और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस इधर होता है। बस आपको इतना समझना है। अब हम दोस्तों इसके आगे का टॉपिक बता रहे हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे पहले का चित्र बनाएंगे। पहले चित्र क्या था? एक ऐसे था अवतल दर्पण, ठीक। यहाँ पे था एक ध्रुव बिंदु P, यहाँ पे था बिंदु C और यह है वक्रता त्रिज्या। अब इसके एक बिंदु में और दोस्तों उसके बाद एक इसके बीच में एक और बिंदु हमें प्राप्त हुआ था एफ, यानी मुख्य फोकस, जो हम आपको पहले बताए। देखिए यहाँ पे हम बताए हैं ना मुख्य फोकस। इन दोनों के बीच का एक बिंदु क्या है? मुख्य फोकस। यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक दूरी है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, इन दोनों के बीच एक बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं? एफ, यानी मुख्य फोकस कहते हैं। तो जो यह चित्र बनाया है दोस्तों, इसके पहले के हिसाब से बनाया है। अब यहाँ से दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा दोस्तों, फोकस दूरी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव, यह हो गया दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F। मुख्य फोकस क्या है? यह F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या दोस्तों? ध्रुव यानी बिंदु P और F के बीच केवल इतना दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? F से, यानी इतना दूरी को, बीच की दूरी को हम लोग छोटा लेटर वाला F से प्रदर्शित करते हैं और इसको मुख्य फोकस को बड़ा लेटर वाला F से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे सूत्र होता है, एक और टॉपिक आप यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों। जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो यह फोकस दूरी है ना दोस्तों, जो यह पूरा वक्रता त्रिज्या है, इसके यह आधावा होता है। अब इसका सूत्र होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको R से प्रदर्शित करते हैं वक्रता त्रिज्या को, यानी यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? R। और आधी होती है यानी /2। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र? F बराबर R/2। यह क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है। आप याद रखिएगा कि फोकस दूरी बराबर सूत्र होता है R/2 और इसमें R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, और 2 तो 2 होता ही है। इसको आगे हम आपको अच्छे से समझा भी देंगे। अब इस पे हम आपको सवाल भी बता देंगे, बस आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझते चलिए। अब आ जाते हैं दोस्तों गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु। यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसका भी आगे बहुत उपयोग है, क्योंकि इसी टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से समझते चलिए। इस टॉपिक को समझने से पहले हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे, वही चित्र जो पहले हर बार बना रहे हैं। यहाँ पे ये बना देंगे अवतल दर्पण, ठीक। यह बिंदु P हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों मुख्य अक्ष, ऐसे बनता है मुख्य अक्ष। इसका हर बार उपयोग है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं पहले ही। यहाँ पे एक बिंदु नया हम लोग प्राप्त किए हैं, क्या? F, और यहाँ पे क्या होता है? C, ठीक।
यहाँ पे भी एक दर्पण बना देंगे, क्या, उत्तल दर्पण। इसका भी यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र C, और यहाँ पे एक बिंदु होता है F, और ऐसे यह क्या होता है, मुख्य अक्ष, यहाँ पे भी एक और बिंदु होता है P। अब देखिए इसमें क्या है, इसको अब इसमें समझिए दोस्तों क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, यह मुख्य अक्ष है, इसके यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो ऐसे प्रकाश किरण, यह आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ से परावर्तन होगी तो क्या होगी दोस्तों, प्रकाश, यह मुख्य फोकस ऐसे होकर जाएगी, जो इसके पहले बताए हैं जस्ट उसके उल्टा है। इसमें क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के, क्या दोस्तों, जो ये अवतल दर्पण है इसके मुख्य फोकस से होकर जाती है। इतना समझ में आ गया कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, बस आपको इतना समझना है। अब देखिए यही बात उत्तल दर्पण में क्या होगा, यह मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष है, और इसके समांतर ऐसे आने वाली प्रकाश किरणें यह ऐसे परावर्तन हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होगी, यहाँ से देखेंगे तो क्या प्रतीत होगी कि यह मुख्य फोकस से होकर आ रही है। बस दोनों में क्या फर्क है, इसमें मुख्य फोकस से होकर जाएगी और यह इसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। बस केवल क्या हो रही है, प्रतीत हो गई। रियल में तो प्रकाश किरण ऐसे जाकर ऐसे जा रही है, लेकिन यहाँ से देखने पर हमें प्रतीत होगा कि यह मुख्य फोकस से होकर आ रही है। यह हो गया पहला पॉइंट। अगला टॉपिक भी समझने से पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, दो दर्पण बना लेंगे। यह हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया उत्तल दर्पण। इसका बिंदु P, बिंदु F, बिंदु C, यह हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पे भी बिंदु P, बिंदु F, बिंदु C, यह हो गया मुख्य अक्ष। टार्च अब यहाँ से मारेंगे इस पॉइंट पर, क्या दोस्तों, वक्रता केंद्र पर। तो जब यह वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र, तो यह वक्रता केंद्र C से होकर जाएगा तो यह वापस उसी मार्ग पे लौट जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग टॉर्च मारे हैं, यहाँ से टकराया है, टकराने के बाद ऐसे वापस लौट जाएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है। क्या दोस्तों, उसी पथ पर, यानी जैसे आया वैसे ही वापस लौट जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण में यहाँ से हम लोग टॉर्च मारेंगे इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ से जब हम लोग टॉर्च मारेंगे तो यहाँ तक प्रकाश किरण आएगा, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पुनः वापस लौट जाएगा। इस पॉइंट के लिए हम लोग टॉर्च मारेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण। इसमें क्या हो रही है, केवल प्रतीत हो रही है कि वक्रता केंद्र पे आ रही है वाली प्रकाश किरण उसी पथ पे वापस लौट जाता है। यह क्या होता है, उसी पथ पे वापस लौट जाता है। ठीक, बस आपको क्या समझना है कि जब यह वक्रता केंद्र से होकर आएगा तो वक्रता केंद्र से ही होकर चला जाएगा, यानी जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। अगला और लास्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे भी हम लोग बना दे रहे हैं अवतल दर्पण, यहाँ पे बिंदु P, बिंदु F और बिंदु C। यहाँ पे भी बना देंगे उत्तल दर्पण, बिंदु F, बिंदु C, बिंदु P, मुख्य अक्ष। यहाँ पे भी ऐसे मुख्य अक्ष। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जब प्रकाश ऐसे तिर्यक आएगा, जब प्रकाश ऐसे तिर्यक आएगा तो यह ऐसे तिर्यक ही परावर्तित हो जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे भी इस बिंदु P पर ऐसे जब तिर्यक आएगा तो तिर्यक ही चला जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बिंदु P, यह अवतल दर्पण का बिंदु P और यह उत्तल दर्पण का बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक, क्या दोस्तों, जो यह मुख्य अक्ष है उसके तिर्यक, तिर्यक का मतलब तिरछा, तिर्यक का मतलब तिरछा आने वाली प्रकाश किरणें तिरछा ही परावर्तित हो जाती है। यानी तिर्यक जैसे आई है तिरछा, वैसे तिरछा ही परावर्तित हो जाएगी। केवल क्या होगा, इस साइड से आई है और इस साइड से परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों यह टॉपिक समाप्त हो गया। इसके आगे का वीडियो में हम बताएंगे कि दोस्तों प्रतिबिंब कैसे बनता है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सब समझने के बाद प्रश्न यहाँ से नहीं पूछेगा, प्रश्न वहीं से पूछेगा, जो हम इसके वीडियो के बाद बताएंगे। तो उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर SMS जरूर करें।